नमस्कार। आज हम नेपाल के आने वाले चुनावों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, सीधे स्रोत सामग्री से। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बात है सितंबर 2025 की, जब युवाओं के नेतृत्व में हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। हालात इतने गंभीर हो गए कि सरकार को भंग करना पड़ा। और ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। जरा सोचिए, 8 सितंबर को जेंजी प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और सिर्फ 4 दिन में 12 सितंबर को संसद भंग हो जाती है। फिर 6 अक्टूबर तक विधानमंडल भी भंग और नतीजा 5 मार्च 2026 को चुनाव। मतलब इन घटनाओं ने एक ऐसे अहम चुनाव की जमीन तैयार कर दी जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। तो अब ये समझना जरूरी है कि दांव पर क्या लगा है, और इसके लिए हमें पहले नेपाल के अनोखे चुनावी सिस्टम को समझना होगा। देखिए, नेपाल की प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सीटें हैं, और इन सीटों को भरने के लिए वोटर्स दो अलग अलग तरीकों से वोट डालते हैं, दो अलग अलग बैलेट पेपर पर। पहला बैलेट है फर्स्ट पास द पोस्ट यानी एफपीटी सिस्टम के लिए। इससे 165 सदस्य चुने जाते हैं। इसमें मामला सीधा है, अपने इलाके के उम्मीदवार को वोट दो और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। सिंपल। अब दूसरा बैलेट है आनुपातिक प्रतिनिधित्व या पीआर के लिए। इससे बची हुई 110 सीटें भरी जाती हैं। यहां वोटर किसी उम्मीदवार को नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। फिर पार्टियों को उनके टोटल वोट शेयर के हिसाब से सीटें बांट दी जाती हैं। असल में ये पूरा डुअल सिस्टम इसीलिए बनाया गया ताकि लोकल नुमाइंदगी और पूरे देश के लेवल पर सबकी भागीदारी के बीच एक बैलेंस बना रहे। चलिए अब इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी पीआर सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे एक बहुत बड़े और अच्छे मकसद के साथ लाया गया था। हाँ, ये 2015 के संविधान का एक बहुत ही अहम हिस्सा था, और इसका मकसद था उन समुदायों को सत्ता के केंद्र में लाना जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं, जैसे कि महिलाएं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय। और यही से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जो नेपाल के लोकतंत्र के सामने एक चुनौती है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ संसद में संख्या बढ़ा देने से असली ताकत भी हाथ में आ जाती है? हाल ही के एक अकादमिक विश्लेषण में इसे समावेशन प्रभावशीलता का अंतर कहा गया है। मतलब एक ऐसी खाई जहां हाशिए पर पड़े समूहों के नुमाइंदों की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन असल में नीतियां बनाने या फैसले लेने में उनकी ताकत नहीं बढ़ती। सीधे शब्दों में कहें तो टेबल पर कुर्सी मिल जाने का मतलब ये नहीं कि आपकी आवाज भी सुनी जाएगी। और देखिए, इसे कोई छोटी मोटी खामी नहीं माना जा रहा, बल्कि एक बुनियादी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। 2026 का एक रिसर्च पेपर तो साफ साफ कहता है कि इतने अच्छे इरादों के बावजूद ये पीआर सिस्टम अपने मकसद में लगभग पूरी तरह नाकाम रहा है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये वादा अधूरा क्यों रह गया? वजहें काफी गहरी और सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। चलिए देखते हैं कि ये समस्याएं असल में है क्या। सांता बहादुर थापा का ये कोट देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देता है। वो कहते हैं कि सिस्टम के लगातार गलत इस्तेमाल ने पीआर सिस्टम को लगभग बेअसर कर दिया है। मतलब संख्या तो बढ़ गई पर वो राजनीतिक ताकत में नहीं बदल पाई। यहां जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो बहुत पावरफुल है। इससे पता चलता है कि सिस्टम में सिर्फ कमियां नहीं हैं, बल्कि इसका जानबूझकर गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी जड़ें कहाँ हैं? सबसे बड़ी समस्या तो पार्टियों के अंदर ही है। असल में राजनीतिक पार्टियां ही इस सिस्टम को अंदर से खोखला कर रही हैं। पार्टियों में अंदरूनी लोकतंत्र है ही नहीं। पार्टी के बड़े नेता अपनी मर्जी से उम्मीदवारों की लिस्ट बनाते हैं, उसमें हेरफेर करते हैं, और उम्मीदवार भी काबिलियत पर नहीं बल्कि वफादारी या फिर किसने कितना पैसा दिया इस आधार पर चुने जाते हैं। इससे होता यह है कि नेताओं की जवाबदेही जनता के प्रति कम हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ अंदरूनी नहीं है, बाहरी दबाव भी राजनीति पर बुरा असर डाल रहे हैं। दो बड़े पड़ोसी देश भारत और चीन, इनके बीच जो जियोपॉलिटिकल मुकाबला है वो भी एक बड़ी वजह है। कई बार पार्टियां अपने देश के लोगों के हितों को छोड़कर बाहरी ताकतों के हिसाब से काम करने लगती हैं, और इससे पूरी चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी और देश की संप्रभुता पर ही सवाल उठने लगते हैं। और एक बात, ये समस्याएं आज की नहीं है, सालों पुरानी हैं। 2018 में यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन ने अपनी रिपोर्ट में ठीक इन्हीं बातों पर उंगली उठाई थी। मतलब साफ है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स सालों से खतरे की घंटी बजा रहे हैं। उस रिपोर्ट में क्या था? उसमें साफ साफ लिखा था कि नेपाल के चुनाव आयोग में पारदर्शिता की कमी है। वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करवाने में नाकाम रहा। वोट खरीदने के इतने सारे आरोप लगे, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक पैटर्न दिखाता है,
कमजोर संस्थाएं और कानूनों को लागू करने में नाकामी। और इसी वजह से ये सब गलत काम चलते रहते हैं। तो इन सब बातों के बाद हम वापस आते हैं आने वाले चुनाव पर। अब समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक आम चुनाव नहीं है, ये तो खुद नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो क्या कोई रास्ता है? एक्सपर्ट्स कुछ ठोस सुधारों की बात करते हैं, जैसे पार्टियों के अंदर उम्मीदवार चुनने का तरीका पारदर्शी हो, चुनाव आयोग को ज्यादा ताकत दी जाए और उसका काम पारदर्शी हो, वोट खरीदने जैसी चीजों को रोकने के लिए सख्त कानून बने, और सबसे जरूरी उन सामाजिक असमानताओं को दूर किया जाए जो कुछ समूहों को असली ताकत हासिल करने से रोकती हैं। और आखिर में सवाल यही बचता है, क्या युवाओं का ये जबरदस्त विरोध और ये अचानक हो रहे चुनाव कोई असली बदलाव ला पाएंगे, या फिर जो गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी? क्या एक चुनाव पूरे सिस्टम को सुधार सकता है, या फिर सिस्टम ही चुनाव का नतीजा तय करेगा? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब पर नेपाल का भविष्य टिका है।